नमस्कार। आप सब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पॉलिसी और बाजार। इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। हम सब जानते हैं कि देश विदेश के सेंट्रल बैंकर्स लगे हुए हैं इन्फ्लेशन को कम करने में। काफ़ी स्टेप्स हमने डेवलप्ड मार्केट्स में उठते हुए देखे। साथ में ही अगर हम आरबीआई की बात करें, यहाँ पे भी काफ़ी कदम आरबीआई ने उठाया है इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए। पिछली पॉलिसी में 40 बेसिस पॉइंट्स का हाइक हमने देखा। अब पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नेक्स्ट मीटिंग जून 8 को खत्म होगी, जब अनाउंसमेंट हो सकती है। क्या अनाउंसमेंट होगी? हम सब जानते हैं कि एक बार फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कितनी होगी और आगे का स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे आरबीआई गवर्नर के, जो हमें ध्यान देने चाहिए। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर सौगता भट्टाचार्य, ईवीपी बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च एंड चीफ इकोनॉमिस्ट एक्सिस बैंक के, मिस्टर सुधीर बंदोपाध्याय, ग्रुप चेयरमैन इंडी ट्रेड कैपिटल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस पर। विवेक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो रिसर्च हेड है जागरण में। विवेक, अगर हम आपसे शुरुआत करते हैं, हमने देखा कि आरबीआई की पॉलिसी मेजर्स जो है वो इन्फ्लेशन को कंटेन करने में अभी तक सफल नहीं हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है आने वाले समय में उसका एक लैग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो क्या संभावनाएं हैं, क्या एनालिस्ट बोल रहे हैं इस समय? बिल्कुल गीतू, अगर देखें तो जो एनालिस्ट कम्युनिटी और जितने भी हमने रिसर्च हाउसेस से बात की है, उनका ये मानना है कि इस पॉलिसी में रेट हाइक तो जरूर संभव है, लेकिन एक बात जरूर इम्पॉर्टेंट होगी, वो ये होगी कि आरबीआई गवर्नर की टोन किस तरह की है। जैसा कि फेड गवर्नर ने भी बोला कि 2 हाइक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून में होगा एक 50 बेसिस पॉइंट का, एक दूसरा जुलाई में होगा 50 बेसिस पॉइंट का। इसी तरह की जो टोन होगी, क्या ये आरबीआई गवर्नर भी देंगे कि क्या ये एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हाइक है, उसके बाद ये पॉज लेंगे? तो यहाँ पर सबका फोकस है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक आने वाले 2-3 पॉलिसीज में जरूर आरबीआई की तरफ से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी, सौगता, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? हमने जीडीपी के आंकड़े देखे FY22 में एक्सपेंशन ऑफ 8.7%, बट Q4 जीडीपी थोड़ा बहुत स्ट्रेस में दिखा हमें बिकॉज ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। FY23 का प्रोजेक्शन है 7.5%। क्या उम्मीद करते हैं, हाँ, इज इट पॉसिबल टू अचीव दिस काइंड ऑफ ए ग्रोथ? पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके शो में शामिल करने के लिए। 7.5% FY23 ग्रोथ थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हमारा खुद का एस्टिमेट है 7.1%। आरबीआई के पहले अप्रैल पॉलिसी में 7.2% बोले थे। हमारा अंदाजा है कि वो थोड़ा बहुत फिर से गिरेगा। 7% करीब करीब सोच के चलिए कि रियल FY23 जीडीपी ग्रोथ रहेगा। वो काफी मतलब खराब नहीं है, क्योंकि इतने सारे, आपने जैसा कहा, विवेक जी ने जैसा कहा कि इतने सारे ग्लोबल हेडविंड्स चल रहे हैं। फेड, दूसरे सेंट्रल बैंक्स बहुत तेजी से अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं। हमारे एक्सचेंज रेट पे प्रेशर पड़ रहा है। ट्रेड स्लो डाउन की संभावना है। ग्लोबल ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड की संभावना है, वहां पे स्लो डाउन, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगा। कमोडिटीज प्राइसेस बहुत ही बढ़े हुए हैं। हमारे एमएसएमईज के लिए जो इनपुट कॉस्ट जो फेस कर रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन कह रहे हैं कि उनके ग्रोथ, उनके फैक्ट्रीज को शट डाउन करना होगा, ग्रोथ स्लो डाउन करना होगा। तो बहुत सारे हेडविंड्स चल रहे हैं। इसके बीच में हमारे जो 7.1%, 7% जो ग्रोथ देख रहे हैं, काफी इनकरेजिंग है। अब खास ये बाकी रहा कि किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आप देखें, जितने एक्साइज टैक्सेस है, बहुत सारे अदर ट्रेड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ड्यूटीज कट्स, ये सब कर चुके हैं। तो इसके आगे जाके ये 7%, 7.1% ग्रोथ मेंटेन करने के लिए बहुत कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज रिस्पॉन्ड करना होगा। ट्रेड पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी वगैरह, बहुत सेंटर और स्टेट दोनों के खास पॉलिसीज में। और आरबीआई, आपने जैसा कहा, विवेक जी ने जैसा कहा कि उनके रेट हाइक्स, हमारा अंदाजा है कि बहुत कैलिब्रेटेड वे में करेंगे, बहुत ज्यादा कोई सेट पॉलिसीज में नहीं करेंगे, ग्रोथ की तरफ उनका नजरिया बना रहे। तो जून 8 को आप क्या देखते हैं, कितना बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है? हमारा अंदाजा है कि जून और अगस्त पॉलिसी के बीच में 90%, जो 5.15% आपने भी कहा, जो प्री पैंडेमिक जो रिपो रेट के लेवल्स थे, 515, 525 तक के, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मेरा अंदाजा है कि अभी भी थोड़ा सा फ्रंट लोडिंग होगा, तो 35-50 बेसिस पॉइंट शायद इस जून पॉलिसी में होने की अंदाजा है, और अगले पॉलिसी में 40%, 40 बेसिस पॉइंट वगैरह ये होगा। तो दोनों पॉलिसी मिला के 90-100 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज रिपो रेट में देखने को मिलेगा।
सुदीप, आप क्या मानते हैं, बाजार में हमने एक डीप करेक्शन देख चुके हैं, इज दिस रेट हाइक जो हम जब बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ सकते हैं, इज इट प्राइस्ड इन द मार्केट्स? गीतू, बहुत हद तक ये प्राइस्ड इन है। और जैसे पिछले हफ्ते में हमने देखा, आरबीआई गवर्नर का एक मीडिया हाउस के साथ बात करते करते उन्होंने बताया भी कि ये रेट हाइक नो ब्रेनर है, मतलब ये आने वाला है। और ये साफ है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन के आंकड़े आप देखेंगे बाकी देशों में जो सेंट्रल बैंक्स जो रेट हाइक कर रहे हैं, और हमारे यहाँ जो कंपल्शन है रेट हाइक करने का, क्योंकि आरबीआई इज आंसरेबल कि इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो कुछ क्वार्टर तक, तो आरबीआई बिकम्स आंसरेबल कि क्यों नहीं ऐसा कर पाए आरबीआई। तो आरबीआई का ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना, और उसके लिए इनको कदम तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे भट्टाचार्य साहब ने अभी कहा कि ग्रोथ पे ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ अगर नहीं है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करके तो मतलब वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा। सो ग्रोथ पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, और फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी बैलेंसिंग करके चलना पड़ेगा। पर रेट हाइक अगला 1-2 पॉलिसी में, जैसे भट्टाचार्य साहब कह रहे थे, ये तो एब्सोल्युटली गिवन है। अब 50 अभी होगा बेसिस पॉइंट, या 40 बेसिस पॉइंट अभी होगा, बाद में 50 होगा, या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा होगा, ये बताना स्पेसिफिकली मुश्किल है। पर रेट हाइक जरूर होगा, और जैसे आप कह रहे हैं मार्केट में पूरा फैक्टर्ड इन है। 5.15 जो प्री पैंडेमिक रेट था वही पकड़ के मार्केट चल रहा है, उसी हिसाब से प्राइसिंग हो रहा है। सौगता सर, अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, FY22 में काफी बेहतर रहा, टारगेटेड जो बजट में था उससे भी बेहतर रहा। लेकिन जो सरकार स्टेप्स उठा रही है, हमने देखा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई है, या एलपीजी के दाम सब्सिडी बढ़ाई गई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाई गई है, साथ में ही इंपोर्ट ड्यूटी जो हमने स्टील पे आते हुए देखा, काफी स्टेप्स लिए गए हैं। इसका फिस्कल इम्पैक्ट क्या होगा? और आपको लगता है कि जो टैक्स मॉप अप हमने पिछले साल में देखे जबरदस्त, उसमें थोड़ी गति थम सकती है इस साल में? वी ऑल नो दैट कॉर्पोरेट्स, ठीक है, सेल्स के आंकड़े बड़े अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, लेकिन मार्जिन्स कहीं ना कहीं डेंट जरूर हो रहे हैं, और काफी कुछ सेक्टर्स जो है वो भी अभी भी दिक्कत में है। बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ गीतू मैम, कि आपने तो बिल्कुल प्रिसाइजली आपने कह दिया कि किस तरीके से जो फिस्कल स्ट्रेसेस जो बढ़ रहे हैं। 2 चीज है, एक तो है जो जितने एक्साइज के टैक्सेस वहाँ पे करीब 1 लाख करोड़ वहाँ पे घटा आएगा, प्लस फर्टिलाइजर सब्सिडी सुन रहे हैं अभी 1.5 लाख करोड़ के ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडीज लगेंगे, एटसेट्रा। तो मैंने सोच के समझी, और डिसइन्वेस्टमेंट थोड़ा वीक है, आरबीआई के डिविडेंड्स जितने आए हैं वो भी थोड़ा सा वीक, उनके जो टारगेट्स रहेंगे, तो वो पूरा मिला के 3 लाख करोड़ का घाटा सोच लीजिए। लेकिन इसके साथ दूसरे साइड से जीडीपी की जो नॉमिनल ग्रोथ है, हम लोग अभी भी 7.1 जो कह रहे हैं, लेकिन नॉमिनल ग्रोथ 16-17% करीब आएगा, उनका एस्टिमेट था 11% करीब। और तो इसके साथ वो सेगमेंट आएगा, आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने जो टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्सेस, मैंने पर्सनल इनकम टैक्सेस हमारे, वो भी थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि जो वेल्थ इफेक्ट्स है, जो मार्केट्स जो थोड़ा बहुत कम आया है, मार्केट्स 6%-7% कमी है, उसका थोड़ा पर्सनल इनकम टैक्स पे थोड़ा सा दिखेगा। प्लस उसके साथ कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस जो पिछले साल के जो ग्रोथ रेट्स थे और इस बार के 13% किए हैं, तो थोड़ा बहुत उससे ज्यादा रहेगा। तो मेरा अंदाजा है कि फिर भी पूरा मिला के 6.4 नहीं हो तो 6.5, 6.6 से बहुत ज्यादा सेंटर के डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। एक चीज जो कल के जो आंकड़े आए हैं, फिस्कल आंकड़े, ये देखने को मिला है कि जो स्टेट्स पे जो ट्रांसफर किए हैं, बहुत फ्रंट लोडेड ट्रांसफर किए हैं, तो इस बार का FY23 का जो सेंटर जो स्टेट्स का ट्रांसफर करने का था, मेरा अंदाजा है वो प्रेशर कम गया है। वहां पे जितना बजट किया हुआ था उससे कम बजट में स्टेट्स को ट्रांसफर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिस्कल स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। सुदीप सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर बार वैसे तो जो साइकिल क्रिएट होती है उसके कुछ डिफरेंट रीजन ही होते हैं। इस बार है कि सप्लाई साइड का इश्यू है, और उसमें भी एक तरफा सैंक्शंस लगे हैं, उसकी वजह से एक टेम्परेरी स्पाइक देखने को मिला है, लाइक मेटल, क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब आज एक ओपेक की मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें कि बोला जा रहा है कि रशिया को अगर हम एक्सक्लूड कर दें प्रोडक्शन कोटा से, तो शायद ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई
कोई भी स्टेप्स आज ओपेक की मीटिंग में होता है तो आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस सॉफ्ट होते हुए दिखाई देंगे और उसका कितना इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा? और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आगे की रेट साइकिल, जैसा कि हम जैसे फेड की भी कमेंट्री सुन रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा हॉकिश भी नहीं होना चाहते हैं, वो ग्रोथ को भी साथ में रखना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों को किस तरह से आरबीआई मैनेज करेगा? ये आपने जो मुद्दा की बात की है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए हम लोग मानते हैं सबसे बड़ा एक इशू है, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है और ये ग्लोबल फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। जैसे आपने बताया, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो पाबंदियां लगाए जा रहे हैं रूस के सेल ऑफ क्रूड ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, उसके चलते एक बहुत बड़ा प्राइस में स्पाइक देखने को मिला है। और पिछले दिनों में जैसे ही यूरोप ईसीबी ने डिसाइड किया है, ईयू ने डिसाइड किया है कि 90% तक रूस का जो इंपोर्ट है वो कम कर देगा, तो उसका असर देखने को मिला है। साथ साथ चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा था, वो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। उससे उम्मीद यह है कि पेट्रोल डीजल का डिमांड बढ़ेगा और इससे भी प्राइस को एक्चुअली एक बूस्ट मिल रहा है ऑयल प्राइस को। ओवरऑल जो स्थिति आ गया है ये बहुत ही हानिकारक है इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट्स के लिए भी। तो कुछ भी राहत इस सिलसिले में अगर मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। हाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि प्रोडक्शन, अगर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है किसी भी तरह से, रूस के एक्सक्लूड करके, कोटा शिफ्ट करके, बाकी नेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करके, किसी भी तरह अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट प्राइस, ऑयल प्राइसेस सॉफ्टन अप हो जाएगा और उससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा एक जो एंगल पे काम चल रहा है और बातचीत चल रहा है कि कैन इंडिया, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज डायरेक्टली सेपरेटली बाय रशियन क्रूड। अगर इस पे भी कोई समझौता होता है तो उसका भी पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट में, इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जैसे आपने बोला, बहुत बड़ा डिपेंडेंस इंडिया का क्रूड ऑयल पे है और क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ना बहुत ही खतरनाक है इंडियन इकोनॉमी के लिए। स्वागत सर, अगर हम यहाँ बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन की, आपके टारगेट क्या है FY23 के लिए? और आपको लगता है कि जो फूड के प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं, फ्यूल इन्फ्लेशन जो हम फेस कर रहे हैं, वो डैम्पन करेंगे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड डिमांड विल टेक अ हिट? तो दो चीज इसमें, हमारा सीपीआई का इन्फ्लेशन जो पहले 7% था, जितने फ्यूल टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज जो कट हुआ है, उसके बाद 6.65 6.7 इस रेंज पे है, 6.6 6.7 एवरेज अगले साल के लिए। पहले 2 क्वार्टर में काफी तगड़ा रहेगा, 7.2% करीब रहेगा, फिर धीरे धीरे इन्फ्लेशन का वो ट्रैजेक्टरी धीरे धीरे गिरता रहेगा। लेकिन सुदीप जी ने जैसा बोला कि ये क्रूड का हम लोग पूरा ये सब इन्फ्लेशन के ये फोरकास्ट क्रूड ऑयल के एवरेज $100 पर बैरल के बेसिस पे चला रहे थे। ये लग रहा है कि $10-20 अभी एवरेज शायद हो सके कि बढ़े, तो वो भी फिर जितना जो एक्साइज ड्यूटीज जो हुआ है, जो हमारे जो OMCs हैं, जो फ्यूल रिटेलर्स हैं, उनके लिए शायद उन पे प्रेशर पड़ेगा कि और उनको उनका पंप प्राइसेस बढ़ाना पड़े। तो जितने एक्साइज ड्यूटीज वगैरह किए हैं वो शायद थोड़ा बहुत ऑफसेट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन की प्रेशर बनी रहेगी। एक चीज अच्छा हुआ है कि जितना चाइना का स्लो डाउन दिखने को मिला है, जैसे सुदीप कह रहे थे कि वो ओपन अप हो रहा है लेकिन फिर भी उनका ग्रोथ काफी स्लो डाउन है। तो जितने मेटल्स प्राइसेस हैं वो काफी गिर चुके हैं ऑलरेडी, स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह वो काफी गिर चुका है, तो वहां पे थोड़ा बहुत आएगा। अभी हमारे फूड प्राइसेस के लिए मानसून का बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है कि अभी भी हम लोग कंट्रोवर्सी देख रहे हैं कि मानसून केरला में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो यदि मानसून ठीक रहे तो फूड इन्फ्लेशन, मेरा अंदाजा है कि जितना भी ग्लोबल फूड प्राइसेस रहे, फूड प्राइसेस इंडिया में कम रहेगा, लेकिन ये बहुत क्रिटिकली डिपेंडेंट है मानसून पे। तो अभी बहुत सारे अनसर्टेनिटीज बने हुए हैं इन्फ्लेशन पे। ये हमारे आरबीआई, एनपीसी को भी को देखना होगा, सेंट्रल सरकार को भी देखना होगा। तो आगे चल के हमारा अंदाजा है कि प्रेशर, इन्फ्लेशन प्रेशर 2-3 क्वार्टर के लिए एटलीस्ट तगड़ा बने रहेगा। सुदीप सर, यहाँ पे अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि अब क्योंकि रिस्क हैज चेंज, साइकिल चेंज हो चुका है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या एक जो इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता है, ही हैज टू बी फोकस्ड ऑन द फर्म्स विद
positive cash flows, high pricing power, zero debt. Is this what people will have to look forward to while investing in the stock market now? देखिए, ये तो जी आपने जैसे बोला, साइकिल तो डेफिनेटली चेंज हुआ है। पहले 2 साल हमने जैसे देखा है कि मतलब एक 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 बहुत बहुत अच्छा रैली मार्केट में देखने को मिला। वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स, बहुत सारे शेयर्स जहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पे भी ट्रैक्शन देखने को मिला था और निवेशक वहाँ पे भी निवेश कर रहे थे। शायद अभी एक सतर्क दृष्टिकोण से सबको देखना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा। जैसे भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं और बाकी सारे कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि इकोनॉमी अच्छा चलेगा। जो शायद ग्लोबली जितने भी इकोनॉमी है उनके मुकाबले में इंडियन इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करेगा। सो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगे, पर आपको सतर्क होकर शेयर लेने पड़ेंगे। अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो एक नॉर्मली क्या होता है कि पास थ्रू के जैसे ये कस्टमर को पास ऑन हो जाता है। और हमेशा ये देखा गया है पिछले साइकिल्स में भी कि फाइनेंशियल बीएफएसआई का परफॉर्मेंस नॉर्मली अच्छा होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब बीएफएसआई का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो जहाँ पे जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट है उसका असर नहीं देखने को मिलता है, वो सब सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे भी सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और जहाँ पे जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सरकार का भी फोकस है, जहाँ पे वैल्यूएशन भी अभी अच्छा मिल रहा है, तो ये सब जगह पे ध्यान जरूर देना चाहिए। हाँ, जो पिछले 2 साल में जैसे सब चीज चल रहा था, हर जगह पे लोग निवेश कर रहे थे, वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। जैसे टॉप डाउन और बॉटम अप हम लोग कहते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच अवॉइड करना पड़ेगा, बॉटम अप स्ट्रैटेजी लेना पड़ेगा। स्वागत है सर। हर बार देखा जाता है कि इन्फ्लेशन जो बढ़ता है ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस में ज्यादा बढ़ता है। इस बार पहली बार 40 इयर्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूएस अपने इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। जर्मनी में हमने देखा कि 7.9%, पूरे यूरोजोन में 8.1%, जो कि उन्होंने पिछले 40-50 साल में नहीं देखा। तो इससे मतलब ये एक पॉलिटिकल सरदर्दी हर देश में बन गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अब इन्फ्लेशन कट करने का प्रेशर केवल इंडिया पर नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, तो हर जगह पर प्रेशर है, तो ऐसे में आपको लगता है कि ये जो एक इन्फ्लेशन का फेस है ये थोड़ा सा मिड टर्म में खत्म होता हुआ दिखाई देगा? मतलब 2022 में हम शायद सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन अपना पीक बना चुका है वर्ल्ड वाइड? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरा भी अंदाजा है कि इन्फ्लेशन करीब करीब पीक नहीं हो तो मैंने यूरोप में जैसे हर कंट्री में, हर देश में इन्फ्लेशन के ड्राइवर अलग अलग है। ये पैंडेमिक के समय यूएस में बहुत तगड़ा फिस्कल रिस्पांस आया था। 25% उनके जीडीपी के मुताबिक के करीब करीब उनका फिस्कल जितना स्टिमुलस चेक्स वैक्स जितना दिए थे, सो वहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है। कंपनी और फेडरल रिजर्व ने जितना पैसा डाला था मार्केट में, कॉर्पोरेट्स अपने बैलेंस शीट को डिलीवर कर लिए थे, उसके बैलेंस शीट जितने रेंट जितना बना हुआ था, डेट जितना बना हुआ था, वो कमा दिया था। यूरोप में सप्लाई शॉक्स बहुत ज्यादा है, उन्हें तेल, ऑयल, गैस, इनकी शॉक्स बहुत यूरोप में पड़ा है। तो हर देश में उनका जो इन्फ्लेशन ड्राइवर है वो अलग अलग है। मेरा अंदाजा है कि इंडिया के इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशनरी प्रेशर जितना भी बना हुआ है वो देशों के मुताबिक वो प्रेशर कम है। मैंने जितना आरबीआई को जितना रिस्पॉन्ड करना होगा वो देश में फेडरल रिजर्व या ईसीबी जो भी करेंगे वहां पे उनसे कम करना होगा। लेकिन ग्लोबल स्पिलओवर्स तो आएगा ही। और जो इंडिया के लिए जो एक बहुत बड़ा वरी बन गया है कि बिकॉज वहां पे रेट्स बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से, जिस पेस पे बढ़ा रहे हैं, हमारे जो पोर्टफोलियो निवेशक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। तो पिछले साल हमारे जितना भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, ये सब मिला के जितना भी बनता है, वो कैपिटल फ्लोज जितने आए थे, एफपीआई, एफडीआई वगैरह जितना आया था, वो बैलेंस कर लिया था और सरप्लस के बीओपी सरप्लस में चला रहा था। ये साल में हमारा अंदाजा, पिछले साल बीओपी सरप्लस करीब $60 बिलियन था, इस साल हमारा अंदाजा है कि करीब -$30 बिलियन रहेगा। तो हमारा वो करेंसी पे जितना एक्सचेंज रेट है रुपी पे वो प्रेशर पड़ेगा। तो वो एक और मुद्दा बन के बैठा है, खाली इन्फ्लेशन और ग्रोथ नहीं, वो करेंसी को किस तरीके से मैनेज करना होगा, वो भी एक आरबीआई के लिए एक और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, एक और पॉलिसी हेडेक बन के बैठा।
सुदीप सर, आज से फेड अपनी बैलेंस शीट को ट्रिम करने जा रहा है, तो जो हमने देखा था कि एक पैंडेमिक के बाद एक एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में आई थी उनकी, इफ आई एम राइट देन उनकी जो बैलेंस शीट का साइज था वो 5 ट्रिलियन से बढ़कर करीब 8.9 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जिसको अब वो अगले 3 साल में फेसेस में कट करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का एक अलग इम्पैक्ट होगा और बैलेंस शीट कट करने का एक अलग इम्पैक्ट होगा? तो ओवरऑल मार्केट को अगर देखें तो जो एक्सेस लिक्विडिटी पर या एक्सेस जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन पर चल रहा था, वो ऑक्सीजन हट गई है अचानक से, तो मार्केट और इकोनॉमी कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं दो अलग चीज, आपने ठीक फरमाया, दो अलग चीज है। जितना लिक्विडिटी यूएस फेड ने बढ़ाया है, इंजेक्ट किया है, और जो विथड्रॉ करने की बात कर रहे हैं वो एक फ्रैक्शन है। मैं एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं है इस वक्त, बट लगभग 10% ये विथड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। तो उसका असर इतना बड़ा कुछ बैलेंस शीट्स में या स्ट्रेटजीज पे कॉर्पोरेट्स के या इंडिविजुअल्स के नहीं आएंगे। जिसका असर हमको देखने को मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट, और ये इंटरेस्ट रेट ही मेन ड्राइवर है। और इंटरेस्ट रेट से क्या हो रहा है कि रिस्क अवर्शन, जो ग्लोबल निवेशक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उनका रिस्क एपिटाइट कम होता है। अगर उनको दिखता है कि यूएस में रिस्क फ्री रिटर्न का परसेंटेज अच्छा है, तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में या इंडिया जैसे मार्केट्स में रिस्क लेके क्यों पैसा लगाएंगे। यही ट्रेड ऑफ उनके अकाउंट में चलता रहता है। और इसी के कारण हम लोगों ने देखा है, जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की गई है, तब से हर महीने 40,000 करोड़ प्लस का शेयर्स एफआईआईज इंडिया में बेच रहे हैं। जैन से मई तक, मई में तो रिकॉर्ड 44,000 करोड़ का उन्होंने बेचा है, पर जैन से अगर लेके आप आंकड़े देखेंगे तो 40,000 करोड़ के आसपास बेचा है। तो करीबन 5 महीने में 2 लाख करोड़ का शेयर्स एफआईआईज बेच चुके हैं और वो पैसा बाहर जा चुका है। तो शंका इसी बात की है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है उसी का ज्यादा कंसर्न है। और जैसे ही मार्केट को लगेगा, मैं यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, यूएस निवेशकों को लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला खत्म हो रहा है, या एक क्लियर मैसेज आएगा कि इसके बाद और नहीं होगा, जो कि हम लोगों को देखने को मिला था। जो उनके पिछले फेड के मीटिंग के जो मिनट्स आए थे, उसमें ऐसा इंडिकेशन था कि शायद जुलाई के बाद दे विल गो स्लो ऑन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम यूएस मार्केट में देखने को मिला था, पर उसके बाद बाकी ग्लोबल फैक्टर्स को लेके फिर थोड़ा मार्केट में स्ट्रेस आया है। पर ऐसा संकेत अगर यूएस फेड से क्लियरली मिल जाता है तो हम लोग को लगता है कि रिस्क ऑन मोड वापस आ जाएगा। लिक्विडिटी का अभी कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है। आप यूएस की बात करें, इंडिया की बात करें, यूरोप की बात करें, लिक्विडिटी का कंसर्न कहीं नहीं है। स्वागत सर, अगर हम गवर्नमेंट कैपेक्स की बात करें, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव हमको देखने को मिल रहा है, और यही एक सपोर्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी को अभी बना हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पिकअप अब शुरू हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को अनाउंस किया था, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं कमोडिटी प्राइस जिस हिसाब से अब इन्फ्लेट हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी जो है वॉर को लेके या क्रूड प्राइसेस को लेके, उसके चलते हुए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं एक बार फिर धीमी पड़ जाएगी? मेरा अंदाजा है कि जो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा ही, जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो सेक्टर्स में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स, कैपेक्स के प्रपोजल्स दिख रहे थे, वो कमोडिटी प्राइसेस के बेसिस पे था। एक तो है पेट्रोलियम सेक्टर में, पूरे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स में जितने पॉलीमर्स वगैरह है, वो सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे। गवर्नमेंट सेक्टर्स के खातिर रोड्स, रेलवेज, वहाँ पे कुछ हो रहा था। कमोडिटीज, मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स। तो मेरा अंदाजा है कि ये इंडिया की मार्केट, माने ये तो जो कैपेक्स होता है वो 4-5 साल के प्रोजेक्शंस के बेसिस पे करते हैं। जो कंज्यूमर सेक्टर है वो मेरा अंदाजा है कि वो अभी भी काफी तगड़ा, वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया के प्रॉस्पेक्ट वो चलता रहेगा। जो सुदीप जी कह रहे थे कि जो लिक्विडिटी की जो थोड़ी बहुत जो अभी, और इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट कम गया है, तो वहाँ पे जितने हमारे वेंचर स्टार्टअप्स वगैरह हैं, वहाँ पे जितना फंडिंग जो आ रहा था वो थोड़ा बहुत वहाँ पे ई-कॉमर्स ये सब, लेकिन जितना मार्केट्स है, अभी जितने बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट्स पे देख रहे हैं, उनका प्रोग्राम, उनका कैपेक्स प्रोग्राम चलता रहेगा। मेरा अंदाजा है कि बहुत मार्जिन्स पे जितने जो इन्वेस्टर्स जो बैठे हुए थे, जो प्रपोजल्स ला रहे थे, जो शुरू कर रहे थे, वो शायद थोड़ा बहुत आगे डिले करें।
सुदीप सर, बढ़ते हुए ब्याज दरों से आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक ऑटो, रियल एस्टेट, इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिमांड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है? देखिए, रियल एस्टेट की अगर बात करें, हाउसिंग लोन का रेट हिस्टोरिकली लो लेवल पे चल रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ा है और भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, पर एक स्ट्रक्चरल चेंज हम लोगों को देखने को मिला है हाउसिंग सेक्टर में। जब से ये रेरा आया है, एक डिसिप्लिन आ गया इंडस्ट्री में। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे पैंडेमिक के टाइम ऐसा रियलाइज हुआ सबको कि घर थोड़ा बड़ा चाहिए, तो उससे भी एक हाउसिंग का डिमांड में पॉजिटिव असर देखने को मिला है। और जैसे मैं बोल रहा था, रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट, इसने भी बहुत हेल्प किया। कमर्शियल रियल एस्टेट की अगर बात करें, वहां पे भी अगर आप देखेंगे, एक समय हम लोग सोच रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम एक नया दिशा बन जाएगा और वैसे ही चलता रहेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ, सब वापस आ रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो रियल एस्टेट पे कॉस्ट थोड़ा बढ़ेगा और मार्जिन में भी थोड़ा प्रेशर आएगा, पर ओवरऑल डिमांड कम होने की संभावना नहीं है, वो तो चलता रहेगा। ऑटो की अगर बात करें, ऑटो में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना थोड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि व्हीकल फाइनेंसिंग, ज्यादातर व्हीकल फाइनेंसिंग के जरिए सेल होता है और फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ने से थोड़ा असर होता है। पर इकोनॉमी में अगर मोमेंटम रहे तो हम लोगों को नहीं लगता है कि बहुत कुछ असर होगा। ऑटो क्षेत्र में दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड सप्लाई को, वहां पे उसकी इम्पैक्ट ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इम्पैक्ट एटलीस्ट अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट होगा। तो सर, अभी गवर्नमेंट ने पिछले 15 दिन में बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, लाइक फूड में खासतौर से शुगर को लेकर, व्हीट को लेकर और तेल की कीमतों को लेकर। तो जितने भी स्टेप्स लिए हैं जो गवर्नमेंट कर सकती थी, क्या लगता है कि उतने स्टेप्स काफी हैं फिलहाल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? अभी कुछ स्टेप्स और हैं जो कि आपको लगता है कि लेने चाहिए और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सके, आरबीआई पर ज्यादा प्रेशर ना हो? जी, मैंने ये बिल्कुल सच कह रहे हैं कि आरबीआई पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार, क्योंकि जो लोन्स, जो ट्रांसमिशन जो कहते हैं लोन्स पे, बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार, क्योंकि वो रिपो रेट के साथ लिंक हो गया है। तो फटाफट रेट बढ़ेगा, तो वहाँ पे बहुत सारे एनपीए रिटेल सेक्टर में होने की संभावना है। तो सरकार ने बहुत कुछ, आपने जैसे कहा, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और वो असर पड़ने को ही मिलेगा, उसका ये नहीं है। बाकी यही है कि मैंने जिस तरीके से जो अनसर्टेनिटी है, उनके कैपेक्स प्रोग्राम्स वगैरह वो सब चलना चाहिए, मैंने ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर नहीं आना पड़े। और दूसरे साइड से जो थोड़े बहुत मार्जिनल और मेजर्स, कुछ दाम, कुछ ड्यूटीज वगैरह कुछ इधर उधर करके, जीएसटी में थोड़ा बहुत इधर कुछ दरें कम करे, तो वो सब करना है मार्जिनली। बट अभी फोकस बिल्कुल ग्रोथ पे होना चाहिए कि मैंने ऐसा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते वक्त ग्रोथ पे ऐसा बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सुदीप सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप इस समय क्या खरीद रहे हैं? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, सेफ सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए जहां पे इन्फ्लेशन, बाकी सारे ग्रोथ, ये सब सफर भी करे तो आपको पोर्टफोलियो का कोई हानि ना पहुंचे। तो मेरी सलाह तो निवेशक के लिए यही है कि डिफेंस मेक इन इंडिया पे बहुत ज्यादा फोकस सरकार का पहले से रहा है, और जियोपॉलिटिकल स्थिति पिछले 4-5 महीने में जो हुआ है, इससे ये साफ नजर में आ रहा है कि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हर कंट्री के लिए। तो इंडिया में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। फॉर्चुनेटली अच्छे कंपनीज है। मैं माझगांव डॉक की बात करना चाहूंगा, पिछले दिनों में सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में घुसे हैं और अच्छा खासा काम चल रहा है, अच्छा बैलेंस शीट है। करीबन 2 साल पहले आईपीओ किया था, आईपीओ इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न मिला है, अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। डिफेंस सेक्टर के दूसरा कंपनी भारत डायनामिक्स, पिछले दिनों में बहुत अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला है और मिलता रहेगा, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। और यहाँ पे नजर करने वाली बात और एक है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस हो गया है, तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन, सप्लाई, जो ये सब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका नेगेटिव असर इन कंपनीज पे नहीं आएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, दिग्गज कंपनी है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, अच्छा परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। तो यही सब सेक्टर में आप लंबी अवधि के लिए 1 साल का टाइम लेके निवेश करना चाहिए। Thank you, Mr. Bhattacharya. Thank you, Mr. Bandyopadhyay, for being with us. It was a pleasure speaking with both of you. Thank you so much.
थैंक यू विवेक आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।